मैंने घोंसा था ना तो वो उछल कर बेड से नीचे जा खड़ा हुआ। अब हम में खासी बेतकल्फी पैदा हो चुकी थी। हम एक दूसरे को बेदरेग लताड़ते रहते थे, जुबानी भी और जिस्मानी भी। मुझे फिर इस लॉटरी का ख्याल आ गया जिसका दूसरा बड़ा इनाम बरस ज़दा गैरी को मिला था। एन मुमकिन था कि इस खतीर इनामी रकम से भी बहुत सी रियान विलियम के गुंबद नुमा पेट में चली जाती। फिर भी कुछ न कुछ तो गैरी के हिस्से में आना ही था। वो इस कुछ न कुछ से भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था। इसे 1-1.5 मिलियन भी मिल जाता तो बहुत था। मैंने तसव्वुर की नजरों से गैरी ग्रांट के अफसुर्दा चेहरे को खुशी की रोशनी में चमकते देखा। मैं और इमरान देर तक इस मौजू पर बात करते रहे। अगले रोज 10 बजे के लगभग मैं और इमरान एक मोटरसाइकिल पर सवार लाहौर के सैर के लिए निकले। ये वही मोटरसाइकिल थी जो कई बरस से मौत के कुएं में इमरान के साथ थी। एक शैतानी चरखा। जब ये चलती थी तो लगता था कि पूरी दुनिया में बस इस ही की गूंज बाकी है। इमरान की फरमाइश जान मोहम्मद साहब ने कल ही ये मोटरसाइकिल सर्कस से मंगवाई थी। जान मोहम्मद साहब ने इमरान ही की फरमाइश पर अभी तक इसके सारे सर्कस फेलोज को इसकी आमद से बेखबर रखा हुआ था। शाहीन भी इनमें शामिल थी। हम दोनों हेलमेट पहनकर इस तारीखी मोटरसाइकिल पर बैठे और लाहौर में गुम हो गए। इमरान एक गर्मी में झुलसे हुए पैराग की तरह था और वो लाहौर के ठंडे तालाब में गोताजन हो गया था। माल रोड, लॉयर माल रोड, मैकलोड, सर आगा खान रोड, फिरोजपुर रोड, वो कौन सी सड़क थी जिसके सुकून को उस मोटरसाइकिल के शोर ने तहवाला नहीं किया। वो बला की रफ्तार से चलाता था और उसके पीछे बैठना भी दिल गुर्दे का काम था। जेल रोड के करीब एक चौराहे पर वो दाएं जानब से आने वाले एक ट्रक के सामने से इतनी तेजी से गुजरा कि मुझे अपनी आंखें बंद करना पड़ी। यार अब इतने भी शोखे ना बनो। माना कि तुम्हारी जान हथेली पर है लेकिन दूसरों की जान तो हथेली पर ना रखो। यार कभी मोटरसाइकिल के नीचे आकर भी ट्रक तबाह हुआ है? ये बिल्कुल बेकार दलील है तुम्हारी। ट्रक ड्राइवर घबरा कर ट्रक को गंदे नाले में भी गिरा सकता था। चलो ठीक है, रफ्तार कुछ कम कर देते हैं। अब 60 से ऊपर नहीं जाऊंगा। यानी तुम्हारे ख्याल में 60 कम है? इससे पहले कि इमरान जवाब में कुछ कहता, ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल का कूटर सुनाई दिया। वो हमारे पीछे आ रहा था। लो अब भुगतो। इशारा काटा था ना तुमने, तुम्हारा फुप्पेजाद पीछे लग गया है। इमरान ने भी अकबनुमा आईने में ट्रैफिक सार्जेंट को देख लिया। फिर इमरान ने वही किया जिसकी उससे तवक्का थी। रफ्तार कम करने या मोटरसाइकिल रोकने के बजाय उसने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अगले 5 मिनट तक ट्रैफिक सार्जेंट और इमरान के दरमियान अच्छी खासी रेस हुई। एक और ट्रैफिक सार्जेंट भी इस कार्य खैर में शरीक हो चुका था, मगर वह इमरान ही क्या जो इन लोगों से पकड़ा जाता या खौफ खाकर रुक जाता। वो मौत के कुएं का खिलाड़ी था, बल्कि इससे भी आगे की चीज था। किसी भी गेम को गेम ऑफ डेथ बनाकर उसे मजा आता था। बहरहाल मेरे कहने पर उसने बेचारे सार्जेंट्स को ज्यादा खज्जल नहीं किया और दाता दरबार के करीब अपने शैतानी चरखे को एक तंग गली में घुसा दिया। फिर एक और ज्यादा तंग गली में घुसने के बाद अंदर ही अंदर सफर करता रावी रोड की तरफ निकल आया। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हीरो भाई की आवाजें बुलंद हुई। पहले के चाचे रफीक को देखा। वो डगमगाता हुआ आया। उसने इमरान को गले लगाया। पोपले मुंह से बोला, पुत्र कहाँ रहे इतनी देर? 1.5 साल से ऊपर हो गया तुम्हें शक्ल दिखाए हुए। बड़े बुरे बुरे ख्याल आते थे हमें। लगता था कि पूरा मोहल्ला वीरान हो गया है। बस आ गया हूं ना चचा, अब आपके आस पास ही रहूंगा। और जाहिद भाई, ये झंडियां शंडियां किस सिलसिले में है? क्या आपको पता था कि मैं तशरीफ ला रहा हूं? इमरान का पड़ोसी जाहिद बोला, हमें पता होता तुम आ रहे हो तो फिर इन झंडों के साथ साथ ढोल ढमक्का और बाजा गाजा भी होता। ये तो नजीरे की शादी की झंडियां हैं। चाचा नजीरे की शादी हो रही है हफ्ते के दिन। आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। भाई जाहिद, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? चाचा नजीर और शादी? हाँ, ये लंबी कहानी है हीरो भाई। लंबे बालों वाला एक लड़का बोला। जवानी में चाचा नजीरे की एक मंगेतर थी। 2 साल रही थी ये मंगनी, फिर टूट गई। लड़की की शादी कहीं और हुई। हमारे चाचा नजीरे की शादी कहीं और फिर 45-50 साल गुजर गए। अब दोनों अकेले हैं। दोनों की जीवन साथी देर हुई अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हैं। दोनों को साथी की जरूरत है। हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इमाम साहब के पास गए। इनकी इजाजत और रजामंदी से हम लोग चाचा नजीरे और चाची कलसूम की शादी करा रहे हैं। इसी मोहल्ले से बारात जानी है, इसी मोहल्ले से टोली उठनी है। जबरदस्त, ये तो बड़ी 5 स्टार किस्म की खबर सुनाई है तुम लोगों ने, इमरान ने कहा। इमरान की आमद पर लोगों की खुशी दीदनी थी। हम सब के साथ ही सीमेंट के थड़े पर बैठ के कोई हमारे लिए हलवा पूरी ले आया, कोई चाय, कोई गाजर का हलवा। एक लड़की ने चौबारे की तीसरी मंजिल से टोकरी लटकाई और जोर से बोली, इमरान भैया गरम निहारी। शुक्रिया शुक्रिया। इमरान ने हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया। कई छोटे लड़के इमरान के शैतानी चरखे के गिर्द घूम रहे थे और उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल के हूटर की आवाज सुनाई थी। इमरान की तलाश में भटकने वाले ट्रैफिक सार्जेंट्स में से एक यहां पहुंच गया था। लो कर लो तमाशा, मैंने इमरान से कहा।
सार्जेंट ने इमरान की कटारा मोटरसाइकिल दूर ही से देख ली थी। वो गुस्से में तपा हुआ हमारी तरफ बढ़ा। लोगों के दरमियान से गुजरकर वो सीधा हमारी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम सार्जेंट भाई। इमरान ने उठकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश की जो नाकाम हुई। ये तुम्हारी बाइक है? सार्जेंट ने करख्त लहजे में कहा। मैं इसका मालिक होने पर शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं इस मलकियत से इनकार नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, मोटरसाइकिल समेत। सार्जेंट को वर्दी की मौजूदगी ने एकदम पत्थर का बना दिया था। इमरान ने मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो बार बार अपने वाकी टाकी को अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था। गलबन अपने साथियों को अपनी लोकेशन बताना चाहता था। यकायकी उमर रसीदा बारे शख्स आगे बढ़ा और उसने सार्जेंट के हाथ से वाकी टाकी छीन लिया। हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे हीरो पुत्र के खिलाफ। ये 1.5 साल बाद आया है यहाँ, हमारी आंखें तरसी हुई है इसके लिए। तुम इसे थाने ले जाना चाहते हो? देखते ही देखते वहां मुजाहरे की सी सूरत हाल पैदा होगी। एक अधेड़ उमर फल फरोश बोला, हमारी यूनियन है ठेके वालों की, तुम भत्ता लेते हो हम गरीबों से। हमारे पास सबूत हैं, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, अखबारों के दफ्तरों के सामने मुजाहरा करेंगे। तुम करो चालान, हमसे भी जो कुछ हो सका करेंगे। यहाँ कोई भी दूध का नहाया हुआ नहीं है। सार्जेंट जरा ढीला पड़ता नजर आया, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। इतनी देर में एक और मोटरसाइकिल का हूटर गूंजा। कालबन इस दूसरे सार्जेंट को वायरलेस पर पैगाम मिल चुका था। इसने तूफानी अंदाज में अपनी हैवी मोटरसाइकिल मौका पर पहुंचाई और अपना हेलमेट उतारते हुए इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान को देखकर उसके चेहरे पर शनासाई के आसार उभरे, फिर यह आसार मुसर्रत में बदल गए। इमरान भाई आप? उसने ताज्जुब से कहा। बेशक मैं हूं, बकल्लम खुद। ओ गॉड, आपने इतना दुड़ाया हमें। आपने हेलमेट पहन रखा था इसलिए पता ही नहीं चला। मेरी बेमिसल मोटरसाइकिल ने तो हेलमेट नहीं पहन रखा था ना। मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ था, लेकिन दूसरा सार्जेंट जो जरा सीनियर था बदस्तूर गुस्से में नजर आ रहा था। इसका साथी इसे एक तरफ ले गया और समझाने बुझाने लगा। वो कभी खामोश हो जाता, कभी नफी में सर हिलाने लगता। इसी दौरान में बाला दूध फरोश 2 बड़े गिलास बादामों वाले दूध के लेकर आ गया। सबने सीनियर सार्जेंट को घेरा डाल दिया और जबरदस्ती बिठाकर दूध पिलाया। कोई उसके कंधे दबाने लगा, कोई उसकी पीठ से मिट्टी झाड़ने लगा, यहां तक कि सार्जेंट के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। चाचा रफीक ने पोपले मुंह के साथ पुरखुलूस दुआ दी, हंसते हुए, कितना चंगा लगता है पुत्र, देखना बड़ी तरक्की होगी तेरी, बड़ी ईद से पहले पहले हेड कांस्टेबल बन जाएगा। चाचा रफीक की बात पर कहका पड़ा। माहौल खुशगवार हो गया। दोनों सार्जेंट ड्यूटी पर थे। वो ज्यादा देर हमारे साथ नहीं ठहर सके और वापस चले गए। मालूम हुआ कि बाद में आने वाला सार्जेंट नवाज अहमद इमरान का शनासा था। कुछ अर्सा पहले उसने किसी नई हुंडा गाड़ी का चालान किया था और रजिस्ट्रेशन बुक रख ली थी, लेकिन ये बुक थाने में जमा कराने से पहले ही नवाज अहमद से कहीं गुम हो गई। नवाज अहमद के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। गाड़ी मालकान का दावा था कि डुप्लीकेट बुक की वजह से इनका 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया है। नवाज अहमद को नौकरी के लाले पड़ गए। इस मौका पर इमरान ने अपनी गिरा से कुछ रकम दी थी और इस नौजवान ट्रैफिक ऑफिसर की नौकरी बचाई थी। मैं जानता था कि इस तरह के अनगिनत वाकयात इमरान से मंसूब हैं। यही वाकयात थे जिन्होंने बहुत सी जगहों पर लोगों को इसका गर्विदा बना रखा था। इमरान और मैं इमरान के पुराने घर में भी गए और वहां कुछ वक्त गुजारा। इस घर में दाखिल होते ही मुझे अपनी जिंदगी के वो बदतरीन दिन याद आ गए जब मैं हर घड़ी खुदकुशी के बारे में सोच रहा था और इमरान अपनी शख्सियत के तमाम तर सहर के साथ मेरी और मेरी मौत के दरमियान दीवार बना हुआ था। तब मेरा और उसका कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वो अपनों से कहीं बढ़कर मेरे लिए फिक्रमंद था। हमने उस शानदार माहौल में करीबन 4 घंटे गुजारे। हमने लंच भी उन लोगों के साथ ही किया। लकड़ी के बेंचों पर बैठकर ये एक अवामी लंच था। गर्मा गर्म नान, अंडा, चने, सलाद और आखिर में मलाई वाली दूध पत्ती। जो जो इर्द गिर्द के लोगों को इमरान की आमद का पता चल रहा था, पाव से मिलने के लिए लोग आ रहे थे, उससे अपने दुख सुख बयान कर रहे थे। गुफ्तगू का एक दिलचस्प मौजू चाचा नजीरे की शादी भी था। इमरान ने वादा किया कि वो नजीरे की शादी में जरूर शिरकत करेगा और चाचे चाची को सलामी भी देगा। 3 बजे के करीब इमरान की मोटरसाइकिल फिर स्टार्ट हुई और आधे लाहौर को पता चल गया कि कुछ स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा इस दफा मुझे चलाने दो, मैं भी तो इसका मजा चखूं। वो बोला मैं तुम्हारी उस्तादी समझ रहा हूँ, घबराओ मत, मैं आहिस्ता चलाऊंगा। हम नहर के साथ साथ सफर करते इचरार पहुंचे। यहाँ हमने इमरान के एक पसंदीदा रेस्टोरेंट में चाय पी। इस रेस्टोरेंट से मेरी भी एक याद वाबस्ता थी। मेरा दिल भर आया। एक ईद के मौका पर हम सब घर वाले आइसक्रीम खाने यहाँ आए थे। कितने सुहाने दिन थे। मैं, आतिफ, फराह और अम्मी। हम इसरार करके सरवत और भाई नास्तर को भी अपने साथ ले आए थे। अम्मी मेरे सामने उस कोने वाली कुर्सी पर बैठी थी। मैं पानी पी रहा था। उन्होंने कहा तताबिश 3 घूंट में पीते हैं। वो हमेशा यही कहा करती थी। मैं आज भी पानी पी रहा था, लेकिन वो आवाज़ कहीं नहीं थी, वो चेहरा कहीं नहीं था। मैंने गिलास नीचे रख दी, आंखें जल उठी, सीने में अंगारे से दहकने लगे। मेरी माँ को मारने वाले कहाँ थे? वो इसी शहर में थे, शायद इसी फिजा में सांस ले रहे थे। मैंने इमरान से कहा इमरान हम सेठ सिराज को कब ढूंढेंगे? वो मुस्कुराया भाई हम ढूंढना शुरू तो कर चुके हैं, बल्कि
मेरा ख्याल है कि हमें किसी हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है। क्या मतलब? मैं चौंका। उसने अपने सर को हरकत दिए बगैर डाइनिंग हॉल के बाएं गोशे की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि रावी रोड से 2 बंदे मुसलसल हमारे पीछे हैं। 90% इम्कान इस बात का है कि इनका ताल्लुक सराज वगैरह से है। ना मुड़कर देखने की कोशिश न करना, इन्हें शक होगा। एकदम मुझे याद आया, जब आज सुबह घूमने फिरने के लिए हम निकले थे तो इमरान ने 1 तीर से 2 शिकार वाली बात कही थी। तो क्या इसका इशारा इस तरफ था? शायद ऐसा ही था। वो जानता था कि जब हम इस तरह निकलेंगे और जानी पहचानी जगहों पर जाएंगे तो सेठ सिराज के गुर्गों में से कोई ना कोई जरूर हमें देखेगा या उसे हमारे बारे में पता चलेगा। अब क्या करना है? मैंने इमरान से पूछा। जो कुछ भी करना है, लेकिन अब घर का रुख नहीं करना। यकीन ये लोग हमारे ठिकाने के बारे में जानना चाहते होंगे और ये इनके नजदीक एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम तकरीबन 15 मिनट वहां मस्जिद बैठे। इमरान सोच में था। उसने 200 रुपए के बिल के साथ बैरे को पूरे 800 रुपए टिप दी थी। बैरे की आंखें खुली रह गई। आज सुबह जब हम घर से निकले तो इमरान की जैकेट की जेब में एक मोटी रकम मौजूद थी। अब इस रकम में से थोड़ी ही बची थी। उसने ये रुपए अपनी जान पहचान वाले मुख्तलिफ जरूरतमंदों में तकसीम किए थे। 20,000 की रकम मौज मेले की मद में खर्च हुई। ये 20,000 रुपए उसने चाचा नजीरे की शादी के इंतजामात मजीद बेहतर करने के लिए दिए थे। हम रेस्टोरेंट से निकले और अपनी शैतानी चरखे पर बैठे। इमरान ने कबनुमा आईने दुरुस्त कर लिए। अब मेरे समझ में आ रहा था कि उसने रावी रोड से रवाना होने के बाद तूफानी रफ्तार इख्तियार क्यों नहीं की थी। वो जानता था कि हमारा पीछा किया जा रहा है। यह पीछा एक बार फिर शुरू हो गया। वो दोनों अफराद भी बाइक पर थे। वाकई अब घर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान यूं ही इधर उधर मोटरसाइकिल घुमाने लगा। क्या इरादा है? मैंने पूछा। किसी सुनसान सड़क पर चलते हैं, वहां जाकर इन सज्जन प्यारों से हेलो हेलो करते हैं। लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट बाद इमरान कदरे मुतफक्किर नजर आया। वो बार बार अकबनुमा आईना देख रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। यार अजब अनाड़ी लोगों से वास्ता पड़ा है। लगता है प्रॉपर तरीके से किसी शरीफ बंदे का पीछा करने का पता ही नहीं है इन्हें। अब पता नहीं कहाँ रह गए। तुम भी तो मोड़ पर मोड़ काट रहे हो। लेकिन यार रफ्तार तो मामूली सी है। इतनी रफ्तार पर तो कोई नाबालिग बदमाश भी ताक़ुब जारी रख सकता है। इन्हें चलाकर मोटरसाइकिल रोक दी। हम दोनों बदस्तूर अकबनुमा आईने में देख रहे थे। लगता था कि वो दोनों बंदे वाकई कोई गलत मोड़ काट गए हैं। कुछ देर इंतजार के बाद इमरान ने मोटरसाइकिल वापस मोड़ी। हम इन्हीं रास्तों पर वापस हुए। ये दिलचस्प सूरत हाल थी। हम अपना ताक़ुब करने वालों को ढूंढ रहे थे। मैंने कहा, इस कमीने सेठ सिराज के कारिंदे ऐसे अनाड़ी नहीं हो सकते। कहीं ये कोई और मामला न हो। कभी कभी तुम अकल की बात ही कर जाते हो। इमरान ने उस बात में सारी रहा। अभी हम कुछ ही आगे गए थे कि दूर फासले पर वो दोनों अफराद अपनी मोटरसाइकिल समेत एक पान शॉप के करीब खड़े नजर आए। हमारी तरफ उनकी पुश थी। वो मुतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देख रहे थे। हमारी मोटरसाइकिल की आवाज ट्रैफिक के शोर के बावजूद दूर ही से उनके कानों में पड़की। वो जोकर हमारी जानिब देखने लगे। इस वक्त यकीनन उनकी सिट्टी गुम हो गई जब इमरान ने अपनी अजूबा बाइक एन उनके पहलू में जा खड़ी की थी। इन्होंने घबरा कर हमारी तरफ देखा। वो दोनों शलवार कमीज में थे। एक ने स्वेटर भी पहन रखा था। दोनों की उम्रें 25-26 साल रही होगी। दिखने में वो बिल्कुल आम से दुकानदार टाइप नजर आते थे। इमरान ने मोटरसाइकिल पर आगे बैठे हुए नौजवान से पूछा, माचिस होगी तुम्हारे पास? नहीं, वो हकलाया। मेरा भी यही अंदाजा था, इमरान बोला। तुम इतनी दूर से हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, यकीनन तुम्हें अपना सिगरेट चलाना होगा। ये लो। इमरान ने अपना सिगरेट लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। क्या मतलब जी? मतलब के बच्चे पीछा क्यों कर रहे हो हमारा? कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? इमरान फुनकारा। वो तो जी हम तो वो बुरी तरह हकलाया। हम तो तुम तो छोड़ो, सीधी तरह बताओ, वरना भी यहां मार मार कर बरकस निकाल दूंगा। फिर बरकस समझती हो ना किसे कहते हैं? दोनों बंदों के रंग पीले पड़ गए। साफ पता चला कि वो इस कुमाश के लोग नहीं हैं। या तो छोटे मोटे जराइम पेशा है या किसी और चक्कर में हमारे पीछे हैं। इमरान ने उनके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। चंद ही मिनट बाद हम दोनों इन दोनों के साथ एक सस्ते से चाय खाने में बैठे थे। वो अब भी घबराए हुए थे। क्या चक्कर है? साफ साफ बताओ। और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। इमरान ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। हम आपसे मिलना चाहते थे। उनमें से एक बोला, क्यों? मैंने देवता लिखी है या हैरी पॉटर में काम किया है? वो जी दरअसल, वो हकला कर बोला, और तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। तुम रावी रोड पर तो नहीं रहती हो? इमरान ने कदरे फरबा नौजवान से पूछा। जी हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ। दरअसल किसी ने कहा था कि आप जब भी मुझे नजर आए मैं आपसे मिलूं और आपको इसके बारे में बताऊं और पास ले आऊं। यहाँ लाहौर में मुझे सबसे ज्यादा फिल्म स्टार रीमा जी चाहती है, दूसरा नंबर नरगिस का, लेकिन इन दोनों में से कोई भी तुम जैसे गाउदी कद्दू को मुलाजिम नहीं रख सकती। बताओ कौन है वो और कहाँ रहती है? मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। वो तस्दीक किए बगैर ही मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल कर रहा था। ये भी उसकी हल्की फुल्की गुफ्तगू का अंदाज था। वो हमारे पीर जी हैं जी। फिर शौकत थानवी साहब यहाँ लाहौर ही में रहते हैं। वो काफी अरसे से आपसे मिलना चाह रहे हैं। इमरान ने ठंडी सांस ली, मुझसे मुखातब होकर बोला, यार मुझे थानवी के लफ्ज से बहुत डर लगता है। कहीं ये थाने से तो नहीं निकला हुआ? अगर ऐसा है तो फिर पीर थानवी का मतलब तुम अच्छी तरह समझ सकते हो।
अभी इलाहाबाद वाले पीर थानवी से बमुश्किल जान छुड़ाई है। किस मकसद से मिलना चाहते हैं तुम्हारे पीर साहब? मैंने फरमान दाम शख्स से पूछा। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छे आदमी है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हुआ हूँ? इमरान ने दरियाफ्त किया। सच पूछे तो जी, मैं पिछले तकरीबन 8 माह से आपका इंतजार कर रहा था। मैं आते जाते आपके खाली घर पर नजर डालता था। आज घर में बैठा किताब पढ़ रहा था कि आपकी मोटरसाइकिल की आवाज आई। मैं दौड़ा हुआ बाहर निकला। तुम छुपा रहे हो? इमरान ने कहा। तुम्हारे पीर साहब हैं और तुम्हें ही पता नहीं कि वो क्यों इतनी बेकरारी से मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो जरा तजब्जुब में रहकर बोला, मुझे ज्यादा तो पता नहीं जी, पर कोई ऐसा मरीज है जिसका वो इलाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसके इलाज के लिए उनको आपकी मदद की जरूरत है। पूरी बात तो आपको पीर साहब ही बता सकते हैं। तो ठीक है, चलो इनके पास, अभी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जाना कहाँ है? यहीं जी, शाह जमाल मोड़ के करीब, अकेरे बदन वाले शख्स ने जवाब दिया। हम चाय खाने से बाहर निकल आए। इमरान ने मुझसे सरगोशी के अंदाज में कहा, तुम इस मोटे कद्दू के साथ बैठ जाओ, मैं इसके साथी को बिठा लेता हूँ। हम इसी तरतीब के साथ वहां से रवाना हुए। अब शाम होने वाली थी। हम मुख्तलिफ सड़कों पर सफर करते हुए शाह जमाल के इलाके की तरफ निकल आए। हमारा ख्याल था कि यूं कोई आस्ताना नुमा जगह होगी, लेकिन ये तो एक अच्छी खासी रहायशी कोठी थी। हमनान में दाखिल हुए और दोनों मोटरसाइकिलें बंद कर दी। इमरान की जैकेट में भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था। यहाँ में किसी तरह के हालात भी पेश आ सकते थे। हमें एक ड्राइंग रूम में बिठाया गया। अलमारियों में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। ज्यादातर मजहबी अलूम के बारे में थी, कुछ तारीखी नौयत की थी। हमें बताया गया कि पीर साहब आराम फरमा रहे थे। इन्हें जगा दिया गया है, वो अभी तो 4 मिनट में तशरीफ ले आते हैं। और फिर पीर साहब जलवा अफरोज हुए। पीरों फकीरों और आमलों वगैरह के हवाले से मेरे जहन में जो भी तसव्वुरात थे वो इनसे मुख्तलिफ निकले। इनका रंग सुर्ख और सफेद था। इन्होंने एक लंबा सफेद चुगा पहन रखा था। दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे। उम्र 50 के करीब थी। इन्होंने नर्म अल्फाज में हमसे बातचीत की और हाल अहवाल पूछा। इमरान से मुखातब होकर बोले, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। मुझे काफी अरसे से तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारा रावी रोड वाला मकान खाली पड़ा हुआ था। किसी को भी ठीक से मालूम नहीं था कि तुम कहाँ हो। जहां तुम काम करते हो वहां से भी कुछ बातें मालूम की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। ये जमील तुम्हारे मोहल्ले में रहता है। मैंने इसकी ड्यूटी लगा रखी थी कि जब भी तुम्हारे बारे में कुछ पता चले ये मुझे बताए। इमरान भी शौकत अहमद थानवी की शख्सियत से कदरे मुतासर नजर आता था। उसने कहा, मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। थानवी साहब कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, मैं तुमसे मुआफी चाहता हूँ बेटे, लेकिन मैं वक्त से पहले तुम्हें नहीं बता सकता। और वक्त कब आएगा? इमरान ने पूछा। बहुत जल्दी, चाहे 2-4 दिनों में। थानवी साहब ने खिड़की से बाहर आसमान को तकते हुए कहा, जो शाम के झुटपुटे में ओझल होता जा रहा था। आपने तजस्सुस में डाल दिया, इमरान ने कहा। इन्होंने इमरान के शाने को छुआ और बोले, परेशानी की कोई बात नहीं, बस तुम यूं समझ लो कि एक मरीज है जिसके इलाज के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं इंशाअल्लाह तुम्हारा ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, बस 1-8 घंटे की बात होगी। क्या इस मरीज से मेरा कोई ताल्लुक है? हाँ, पुराना ताल्लुक भी है। लेकिन बेटे तुम खुद को परेशान ना करो, बस चंद दिन में सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये कोई मजबूरी की बात भी नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो मदद करना, वरना मना कर देना। मुझे जरा सी भी शिकायत नहीं होगी। मैंने कहा, हजरत क्या आप बता सकते हैं कि यह मदद किस तरह की होगी? मैं फिर मुआफी चाहता हूँ, वक्त से पहले बताना मुनासिब नहीं। अगर कोई उज़र ना हो तो आप मुझे अपना राब्ता नंबर दे दें। जैसे ही मौका आया मैं आपको बता दूंगा। बाकी मुझे पता चला है कि जमील और उसके साथी ने आपका पीछा किया था। इसकी वजह से आप दोनों को जो परेशानी हुई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इन्हें यह तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं जी, इमरान ने कहा। अगर हमारे दिल में कुछ तरद्दुद था भी तो आपकी बातचीत से दूर हो गया है। हम तकरीबन 8 घंटा पीर साहब के साथ रहे। वो बहुत मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन एक बात थी, वो बहुत सी चीजें छुपा कर रख रहे थे। इमरान ने इन्हें थोड़ा बहुत कुरेदा, लेकिन ज्यादा इसरार नहीं किया। इन्होंने हमें पुरतकल्लुफ चाय पिलाई, खाने के लिए भी इसरार किया, लेकिन हम चले आए। वैसे भी इनके मुरीदों और मरीजों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारी वापसी मोटरसाइकिल पर हुई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये इमरान की पुरानी रूदात वाला कोई मामला है। उस वक्त जब वो इमरान के बजाय अम्मू था, गांव के बादसर चौधरी ने अपने अकलौते बच्चे पर से एक आफत टालने के लिए अम्मू को कुर्बानी का बकरा बनाया था। इसकी रोती बिलकती बेवा मां से जुदा किया था और फिर एक बदगुमान शामिल के हवाले कर दिया था। इस मोड़ पर से अम्मू की जिंदगी के रास्ते बदलते चले गए और वो वहां से कहां पहुंच गया। क्या अंदाजा लगाया तुमने? मैंने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे इमरान के कान में पूछा। मेरा अंदाजा तो यही है कि अमेरिका को इराक से निकलना ही पड़ेगा। मैं पीर साहब के हवाले से पूछ रहा हूँ, मैंने सटपटा कर कहा। पीर साहब तो गोशा नशीन से बंदे हैं यार, इनका अमेरिका की खारचा पॉलिसी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? भाड़ में जाओ, मैंने कहा। यही वक्त था जब हम पर पहली गोली चली। यह राइफल की गोली थी और सड़क के किनारे खड़ी एक FX कार के अंदर से हम पर चलाई गई थी। ये गोली मोटरसाइकिल के फ्रेम में कहीं लगी
और जोरदार आवाज पैदा हुई। दूसरी गोली हमारे हेलमेट्स को छूती हुई गुजरी। इमरान ने ब्रेक लगाए। मोटरसाइकिल लहराती और स्लिप करती हुई एक बस स्टॉप के शेड के पीछे चली गई। इर्द गिर्द ट्रैफिक मौजूद था। कुछ लोगों को तो इससे फायरिंग का पता ही नहीं चला, मगर जिनको चला इनमें खलबली महसूस हुई। मैंने साफ देखा एफएक्स में सिर्फ एक बंदा मौजूद था। जब उसने देखा कि मोटरसाइकिल जद से निकल गई है तो उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। इमरान ने गिरी हुई मोटरसाइकिल को उठाया। हम फुर्ती से उस पर बैठे और तेज रफ्तारी से क्रीम कलर एफएक्स के पीछे लपके।